जय हिंद। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है प्राचीन इतिहास से संबंधित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे पड़ा और इसके कितने नाम हैं देखेंगे, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, इसका तिथि निर्धारण कैसे किया गया है, पूरी इलोबरेट तरीके से और पूरी जानकारी जो कि हमें किसी एग्ज़ाम में छूटे ना, इसे हम जानेंगे इस वीडियो में। और आइए शुरू करते हैं एक एक करके धीरे धीरे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये सब मिला हुआ है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला हुआ है। यहाँ पे हम जो सिंधु घाटी सभ्यता के ये सब देख सकते हैं, ये सब हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये जो है महत्वपूर्ण स्थल है। और आइए आगे चलते हैं और हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो है नामकरण जो है किस तरीके से पड़ा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका जो है नामकरण कैसे हुआ है। फिर देखेंगे कि इसके पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों से काल निर्धारण कैसे किया गया है, और इसके बारे में सिंधु सभ्यता के बारे में कैसे कैसे शुरुआत हुई खोजने की, जो अंग्रेज़ों ने इसकी शुरुआत की थी। पुरातात्विक विभाग के एक साहस जो था देखने को मिलता है जिससे, और उन्होंने खुदाई करके उस समय से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी उसे निकाला, और हमारे सामने या हमारे देश की जो भी अच्छाइयाँ थी वह अंग्रेज़ देख करके दंग रह गए। उन्हें लगता था कि भारत जो है बहुत ही पुराना नहीं है, ये नया है, और ये ऋग्वैदिक काल से इसकी जो है शुरुआत है। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल से ही उनको तो ये भी लगता था कि उसमें ऋग्वैदिक काल तो था, लेकिन उसके बारे में पूरी तिथि नहीं था, उसका जो कालक्रम हमारे नहीं था, जिससे यह भी कह पाना उनके लिए मुश्किल था। और सीधे कहते थे कि सिकंदर से पहले, सिकंदर के आने से पहले यहाँ पे इंडिया में कोई भी सभ्यता नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तो उनके दिल और धड़कन सब बढ़ गए कि ये तो हमसे भी ज़्यादा पुराने हैं। पुराने तो छोड़िए, हमसे कहीं ज़्यादा ये सभ्य थे। इनकी सभ्यता नगरी थी, इनकी सभ्यता जो है अभी ये भी इनके पास समुद्रों का उपयोग करते थे, नदियों का उपयोग करते थे। हम तो इस समय शुरुआत किए हैं ये काम करना, हम तो इस समय जो है समुद्रों से खोज कर रहे हैं अलग अलग देशों का। लेकिन ये पहले ही व्यापार जो है मेसोपोटामिया से लेकर के मिस्र तक ये लोग किया करते थे। तो इनकी जो है और धड़कन बढ़ी, और हमारे जो भारतीय थे इनका जो है मन जो है और दिल गदगद हो गया, और उन्होंने अपने आप को तुच्छ समझना और छोड़ दिया, और वे भी समझने लगे कि नहीं, हम जो है इनसे ज़्यादा विकसित थे। लेकिन आने वाले कालक्रम में हमारे जो एकता थी वह क्षीण हो गई थी, और हम लोग एक साथ अपने में ही लड़ने लगे, जिसका फ़ायदा ये अंग्रेज़ों ने उठाया है। तो आप इसको इतिहास में पढ़ेंगे और अभी आने वाले समय में हम देखेंगे। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इसका नामकरण जो है किस तरीके से पड़ा। तो इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखा दिया जाता है। कुछ इतिहासकार देते हैं, कुछ हड़प्पा सभ्यता भी नाम देते हैं, कुछ ताम्रकांस युगीन सभ्यता का भी नाम देते हैं, और यहाँ तक कि एक और नाम दिया जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसका नाम दिया जाता है, क्योंकि यह नदी जो है सिंधु के किनारे तो थी, साथ में सरस्वती के किनारे और इनके बीच वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे इनका अच्छा खासा विकास देखा गया था। बहुत सारी बस्तियाँ यहाँ पे देखी गई। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम पड़ा इसका, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं? तो सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो थी सिंधु नदी के किनारे, हम देखते हैं कि यह सिंधु घाटी के किनारे ही इसका विस्तार सबसे ज़्यादा शुरू में देखा गया। देखिए सिंधु घाटी जो है हम
देखते हैं इधर पीछे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कोई सिंधु जो नदी है, यानी इसे इंडस रिवर भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे इंडस रिवर, यहाँ पे जो है जो नदी है यह जो है इंडस रिवर, इंडस यानी सिंधु नदी यह आई हुई है। और यहीं पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसी के बगल में यहाँ पे मोहनजोदड़ो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे पठानी डैम है, गणवारी वाला भी देखिए इसी के किनारे है, और इसी के नीचे कोटदीजी है। और यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे यहाँ पे बसे हुए थे जो इंडस नदी के किनारे थे। और यहाँ पे हड़प्पा जो था वह जो है सतलज नदी के किनारे था, जो कि इसी के सहायक नदी है। और इस कारण इसे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु का जो टेरिटरी है और सिंधु नदी के जो सहायक नदियां हैं उन्हीं से संबंधित ये जितने भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कोटदीजी जितने भी स्थल खोदे गए शुरुआत में, तो सबको लगा कि यह इसी के किनारे यानी सिंधु नदी के या सिंधु का जो क्षेत्र है उसी के आसपास सभ्यता बसी थी। हमें तो बाद में पता चला कि सिंधु के बावजूद भी बहुत से ऐसे दूर दूर क्षेत्र हैं जो अन्य नदियों के किनारे भी देखा गया है, हमें यह बाद में पता चला। इसलिए हम जो है इसे जो है कह देते हैं कि ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है साथियों, हमें इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता इसी कारण इसका नाम रखा गया होगा। तो क्योंकि सिंधु नदी के किनारे सिंधु के जो क्षेत्र था उसी किनारे से ज़्यादा शुरुआत में खोदा गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नदी थी इसी के आसपास हुई थी, इसलिए मार्शल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा। जो मार्शल थे 1921 में इन्हीं के नेतृत्व में उत्खनन प्रारंभ हुआ था। उत्खनन जो है इन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ हुआ, और दयाराम साहनी और बनर्जी थे। ठीक है, यहाँ पे दयाराम साहनी थे और बनर्जी राखाल दास बनर्जी थे। ठीक है, तो राखाल दास बनर्जी ने इनको आदेश दिया कि आप जो है यहाँ पे खुदाई शुरू करवाइए। तो दयाराम साहनी जो है हड़प्पा में खुदाई शुरू करवाए, जबकि बनर्जी जो है जो राखाल दास बनर्जी थे यह मोहनजोदड़ो में खुदाई को शुरू किए। और उन्होंने जल्द ही नई नई जानकारियाँ उसमें से निकाल कर बाहर लाए और हमारे देश को गौरवान्वित किए। हमारे भारत में एक आशा की किरण जगाए कि भारतीय भी कभी एक सभ्य समाज और शहरी समाज हुआ करते थे। अब इसी की तरह हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा। तो 1921 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। जो कि इसी के समय काल में या समय में अन्य जगहों पर भी खुदाई चल रही थी। जैसे में मेसोपोटामिया में खुदाई चल रही थी। मिस्र जो थी वहाँ पे भी जो मिस्र की सभ्यता थी नील नदी के किनारे, वह भी हड़प्पा सभ्यता के समय काल में ही खुदाई चल रही थी। और इन्हीं जो पहले नाम यानी पहला स्थल जो खोजा जाता था उसी के नाम पर उस पूरे स्थल को नाम दे दिया जाता था। तो इस कारण हड़प्पा सभ्यता जो है नामकरण किया गया। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता, इसे कांस्य युगीन क्यों कहते हैं। कांस्य मतलब होता है, कांस्य जो है किससे बनता है, कांस्य क्या होता है। तो सबसे पहले लेते हैं कि कांस्य जो है कांपर, जिसे हम कांपर कह सकते हैं या तांबा कह सकते हैं, और प्लस टीन। ठीक है, जिसे हम SN नाम देते हैं अंग्रेजी में या पीरियोडिक टेबल में। तो तांबा और टीन से मिलकर कांसा का निर्माण किया जाता है, इसको बनाया जाता है। तो इसके पहले ये लोग तांबा की खोज कर चुके थे, जो कि पूरा नवपाषाण काल में भी ही हो चुकी थी। और जो हड़प्पा काल के लोग थे वे तांबा के साथ साथ अब टीन का भी मिला करके एक नया
मिश्र धातु तैयार करते थे जो कि मजबूत हुआ करती थी और जल्दी खराब भी नहीं होती थी और मट्टी पड़ने पर यह संक्षारित भी नहीं होती थी। तो ये लोग अब थोड़ी सी आगे इनका विकास काल या स्वरूप देखा जा सकता है। इसे भी देखेंगे कि हम इससे तिथि का निर्धारण भी इसी तरीके से कर पाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आद्य ऐतिहासिक काल था उसमें मनुष्य जो है औजारों धातुओं का प्रयोग करता था और ये लोग जो है तांबा का प्रयोग के साथ साथ कांस्य का भी प्रयोग करने लगे। इसके बाद ठीक है, इसके बाद लोग लोहा का उपयोग किए, यानी लौह का उपयोग किए, आयरन का उपयोग किए, जो हम इसे देंगे महाजनपद काल में। महाजनपद काल और उत्तर वैदिक काल में लोहा का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिला। और इसके पहले यानी हड़प्पा सभ्यता के पहले लोग तांबा का यूज करते थे और इसकी खोज हमने बताया नवपाषाण काल में हो चुकी थी। तो अब इसको जो है ज़्यादा मतलब अब इस तरीके से जो है तांबा मतलब इनके हिसाब से काल का निर्धारण या बांटने का तरीका भी सही है। इसी के बाद आगे चलते हैं तो सिंधु और सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि बहुत से ही कम लोग जो है इसे इस नाम से बुलाते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी तो अब रही नहीं, विलुप्त हो गई। लेकिन उस समय जो है सिंधु और सतलज नदियों के बीच सतलज नदी प्रवाहित हुआ करती थी और इन नदियों सरस्वती नदी के किनारे भी बहुत से स्थल पाए गए हैं, साथ में इनके बीच भी बहुत स्थल हमें देखने को मिले हैं। तो इस कारण सिंधु सरस्वती नदी भी मतलब सभ्यता कहना अगर हम नहीं कहते हैं तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए एक बुरा साइन रहेगा, क्योंकि इनका उपयोग हम लोग नाम में नहीं ले रहे हैं। उनके साथ एक जैसे गद्दारी होगी इतिहास के साथ। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें विश्वास है कि आपको इसका नामकरण के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखिए ये जो है हड़प्पा कालीन जो सभ्यता हुआ करती थी, इसमें यहाँ पे ये सब चीज़ें थी यहाँ पे। तो अब देख लेते हैं कि इसका तिथि निर्धारण कैसे किया गया। जो है तिथि क्रम निर्धारित करने ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें कैसे पता चला कि ये लोग 4000 साल पुराने हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है 4000 साल पुराना है, तो हम तिथि निर्धारण करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आज से पहले यह घटना हुआ, उसके पहले यह घटना हुआ, उसके पहले यह हुआ, उसके पहले यह हुआ। ऐसे ही हम थोड़े थोड़े करके इसको तिथि का निर्धारण करना हमें आता है और इसी तरीके से ही किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे स्तरीकरण, विदेशों से संपर्क, कार्बन डेटिंग, डेंड्रोलॉजी और मुद्राओं के साक्ष्य। इनके माध्यम से हम काल का निर्धारण करते हैं, तिथि क्रम को भी तैयार करते हैं। कैसे? सबसे पहले स्तरीकरण, जो कि हमने आपको इसके पहले यही चीज़ समझाई थी कि स्तरीकरण कैसे हुआ था। अगर स्तरीकरण देखा जाए तो यह स्तर, ठीक है, स्तर मतलब होता है एक परत के बाद दूसरी परत, तीसरी परत, ऐसे परत होती है। जब खुदाई भी की जाती है तो परत बाई परत की जाती है। खुदाई या उत्खनन जब की जाती है, एक खुदाई और उत्खनन में भी अंतर होता है। जब खुदाई की जाती है तो एक निश्चित स्तर के बाद, लेयर के बाद दूसरी लेयर को परत बाई करते हैं। तो अगर ऊपरी परत मिलती है हमें कोई, या उससे कोई हमें बर्तन मिलता है, कोई हथियार मिलते हैं, धातु मिलता है, तो हम यह पता करते हैं, समझ जाते हैं कि ये जो है पहले सबसे बाद की यही घटना हुई थी, सबसे बाद की घटना यही होती। फिर अगली लेयर फिर खुदाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे अगर कुछ मिलने पर कि यह ठीक जो लास्ट में अंत में मिली थी या अंत का जो समय था उसके ठीक पहले यह रहा होगा। अब फिर ऐसे ही खुदाई कई स्तर में कर करके हम पता करते हैं कि यह कितना पुराना ये वाला है, और फिर मिलाते हैं कि ये जो सामग्री मिली है वह सामग्री कहाँ कहाँ से मिली है, वह सामग्री
कहाँ कहाँ से मिली है, तो हम वहाँ का भी निर्धारण कर लेते हैं कि वहाँ अगर इस तरीका का मिला है तो ज़रूर इसी के समकालीन यह भी रहा होगा। तो इस तरह से हम उसकी काल का निर्धारण या तिथि क्रम का निर्धारण करने में हमें थोड़ी सी सहायता मिलती है, लेकिन यह भी पूरी तरीके से मतलब कि सही नहीं है। ये मतलब कि हम इसे पूरी अच्छे तरीके से सही तरीके से नहीं मान सकते कि नहीं, यह जो है प्रमाणित ही है। अब अगला देख लेते हैं विदेशों से संपर्क। विदेशों से संपर्क के कारण भी बहुत सी जानकारी हमें मिल पाती है। अगर अपने देश में ही रहें तो हमें बहुत सी चीज़ नहीं मिलेंगे, सामान नहीं मिलेंगे, जानकारी तो छोड़िए, क्योंकि हमारे देश में बहुत से ऐसे यात्रा करने वाले यात्री आए थे, जैसे में हेमसोंग हो गया, फहियान हो गया, एसिंग हो गया, आलबरूनी हो गया। ये सब कहाँ कहाँ से, दूर दूर से, मोरक्को से और दूर दूर से ये लोग आए थे भारत में घूमने के लिए। तो यहाँ से जानकारी को जुटा करके, लिख करके, और यहाँ से जब इस समय रहे तो उसके बारे में लिख के ले गए हैं, तो हमें जानकारी मिल जाती है। ऐसे ही जो विदेशी संपर्क की बात हुई है, तो हम जब मेसोपोटामिया की सभ्यता का संपर्क करते हैं अपने सिंधु घाटी सभ्यता से, तो हमें बहुत सी चीज़ें वहाँ और यहाँ पे मिलती जुलती दिखाई देती हैं। जैसे यहाँ पे जो यहाँ की मुहरें थीं, कुछ वहाँ पे हमारी मुहरें मिली हैं, और वहाँ की मुहर जो ठप्पा लगाते थे यहाँ पर भी मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि ये लोग और वहाँ के लोग, मेसोपोटामिया के लोग, बिल्कुल एक ही समकालीन रहे होंगे, और वे लोग व्यापार करते रहे होंगे समुद्र के माध्यम से, क्योंकि समुद्र के माध्यम से जाना आसान था, और इधर से जाना यानी स्थल क्षेत्र जाने के लिए थोड़ी समस्या देखनी पड़ती थी। इसलिए पता ये भी लगता है कि ये लोग समुद्र से अपनी यातायात के साथ साथ व्यापार भी किया करते थे। कार्बन डेटिंग भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, और इसका जो है बहुत ही महत्व होता है, और यह एक तरीके से बहुत ही मतलब सही तिथि का निर्धारण करने में हमें सहायता देती है, क्योंकि यह एक तकनीकी है हमारी, जो है साइंस की या विज्ञान की तकनीकी है। और जो तकनीकी होती है, पुराने समय से हमें अनुमान लगाने से यह ज़्यादा हमें सहायता कर लेती है, हम एक सही निर्णय तक इससे पहुँच पाते हैं। तो इससे भी तिथि का निर्धारण किया गया है। डेंड्रोलॉजी यानी वृक्षों का विज्ञान, तो हम वृक्ष से भी पता करते हैं कि कौन वृक्ष ज़्यादा सड़ा हुआ है, ज़्यादा दिनों से दबा हुआ था तो उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, और जो कम समय से दबा था उसमें कम परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसी तरह से मुद्राओं के साक्ष्य मिलते हैं हमें, तो मुद्राओं से पता चलता है कि कौन सा राज्य पहले था, और उस समय कुछ लोग तिथि का भी जिक्र करते थे। उसमें राजा अपने अपने फ़ोटो यानी अपना चित्र भी छपवाते थे, राजा रानी का, अपने साम्राज्य का क्षेत्र फ़ोटो या चित्र छपवाते थे, जिससे हमें जानकारी जुटाने में मदद मिलती है। तो हमने ये चीज़ देखा कि तिथि का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसी के साथ साथ देखते हैं कि कौन कौन से लोग कैसे कैसे तिथि का निर्धारण किए हैं। तो सबसे पहले माधव स्वरूप जो थे, माधव स्वरूप वश, उन्होंने 3500 से 2700 BCE तिथि यानी इसको काल का निर्धारण किया है। चूँकि देखिए BCE क्या होता है, इसे हम बता देते हैं। बिफोर जो है क्राइस्ट, ठीक है ना, BC मतलब होता है विशिष्ट, बिफोर क्राइस्ट ईस्ट होता है, यानी कि जीसस के जन्म के पहले इतने साल। तो जीसस के जन्म के बाद कितने साल हो गए, तो हम जीसस का जन्म जो होता है वह 0 मानते हैं कि जीसस का जन्म जो है 0 में हुआ था। कितने में साथियों, 0 में हुआ था, और 0 के बाद 2000, इस समय हम लोग आ गए हैं 23 में, 0 के बाद। और ये 0 के पहले BC हुआ करता था, जो कि 3500 से 2700 BC यानी इतने साल पुराना है। तो अगर इससे हम मान लें तो लगभग 5000 साल पुराना यह मानते हैं कौन, माधव स्वरूप वश। जबकि जॉन मार्शल थे, वे 3250 से 2700 BC और मानते हैं। यह मेसोपोटामिया अभिलेख के आधार पर मानते होता है ना, कि जो हम विदेशी अभिलेख के आधार पर भी जानकारी जुटा पाते हैं। तो ये इस आधार पे जो है इसका तिथि क्रम को बताया। अर्नेस्ट मैके था, वो भी जो है 2800 से 2500
मार्टियर व्हीलर 2500 से 1500 BC, SRS शर्मा 2500 से 1800 BC, CJ गौड़ 2350 से 1700 BC, जबकि रेडियो कार्बन जो C14 यानी कार्बन 14 से हम कार्बन डेटिंग करके पता करते हैं, तो ये 2350 से 1800 BC के आसपास यह आता है, जो कि मतलब एक तरह से देख रहे हैं कि मतलब और इसी को हम मानक के रूप में लेते हैं कार्बन डेटिंग को, जो बताने वाले ही हम उतना महत्व नहीं देते हैं। जबकि DP अग्रवाल थे, इन्होंने 2300 से 1700 BC इसे बताया था। तो साथियों, और आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और देखेंगे कि इसमें जो है फिर इसका नामकरण जो है कैसे कैसे किया गया, ये भी हम देखेंगे, उसका विस्तार जो है कैसे था। तो इसी के आगे बढ़ेंगे और कल इसे देखेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।